नमस्कार विश्व मोहन जी। सर नमस्कार, वीडियो ऑन करेंगे प्लीज। बस 2 मिनट, 1 मिनट और। हाँ सर बिल्कुल, लीजिए 1 मिनट। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं विश्व मोहन सिंह जी, जो कि एक अमेज़न बेस्ट सेलर है, ऑथर है, और साथ ही साथ एक बुक पब्लिशिंग कोच भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं, और मैथमेटिक्स के टीचर भी हैं, और भी काफी कुछ होंगे। तो आई एम श्योर कि अभी जब हम बात करेंगे सर से तो हमें जानने को मिलेगा कि क्या क्या चीजें हैं सर के पिटारे में। तो विश्व मोहन जी, वेलकम। थैंक यू संदीप जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी शादी में हैं। आदमी को हमेशा ही तरोताजा होना चाहिए, कब नहीं ऐसा जाने लग रहा किस है राह में क्या मिल जाए। नहीं, मैं कह रहा शादी अटेंड करने गए कि फिर शादी अटेंड कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको देख के। वही ना, कब जाने किस राह पे क्या मिल जाए। तो हमेशा ही मतलब कुछ लेने की स्थिति में होना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो विश्व मोदी, थोड़ा-सा पहले एक बार प्रेजेंटली बताएँगे अपने बारे में कि अभी मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि क्या-क्या कर रहे हैं, बट इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे तो प्लीज़ बताएँ इसमें कि क्या है? हाँ, बिल्कुल सही बताया। मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, एज़ अ टीचर स्टार्ट हुई थी। हुँ, मैं 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चों को मैथ्स पढ़ाया करता था, हुँ। आज से 15-20 साल पहले। जी। और एज़ अ टीचर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और एक टीचिंग का, एक गुरु होने का जो एक अंदर में चीज़ें जो छुपी हुई थी, उसी वजह से मैं टीचिंग प्रोफ़ेशन में आया, और यही चीज़ धीरे-धीरे बढ़ता गया, और टीचिंग से फिर ट्रेनिंग, पहले बच्चों को पढ़ाया करता था, हुँ, अब बड़ों को पढ़ाया तो नहीं करता हूँ, बट उनके साथ उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता हूँ, और धीरे-धीरे जर्नी स्टार्ट हुई, और टीचर कब ट्रेनर बन गया, ये मुझे खुद भी पता नहीं चला। ओके। और हुँ, ट्रेनर बनते-बनते अब राइट नाउ बुक पब्लिशिंग कोच, ऑथर्स बनने की जर्नी में लोगों की हेल्प करता हूँ, और ये जर्नी जब मैं आगे आज बात करूँगा तो आपके साथ शेयर करूँगा कि ये जर्नी मेरी स्टार्ट कैसे हुई। जी। और इन शॉर्ट बता दूँ, मैं खुद नंबर 1 बेस्टसेलर अमेज़न ऑथर रह चुका हूँ, और टिल नाउ मोर देन 100 ऑथर्स को ट्रेन कर चुका हूँ। उनमें से कई सारे ऐसे ऑथर्स हैं जो ऑलरेडी नंबर 1 बेस्टसेलर ऑथर्स हैं, और जी। ये जर्नी कंटिन्यू है, और ईश्वर चाहेगा तो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। मैं अभी आपका फेसबुक पेज देखा तो उसमें आपने 11,000 मेंशन किया हुआ है शायद। हाँ, 11,000? 11,000 वो मेरा मिशन है, ओके। दैट इज़ 11,000 तो हुए नहीं है, जैसा मैंने आपको अभी हाँ, नहीं, बताया। नहीं, मिशन मिशन कह रहा हूँ आपका, वो एक मिशन, मिशन है आपका, एक बेंचमार्क है। ये हाँ, ये एक लाइफ़ का मिशन है कि कम से कम 11,000 ऑथर्स को मैं बेस्ट सेलर होते हुए देखना चाहता हूँ, जो अपना नाम ना इंडिया में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में रोशन करें, और बुक के माध्यम से अपने आप में तो बदलाव लाए ही, पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम है, वो करें। और बुक एक ऐसा माध्यम है, जिसके थ्रू आप अपने विचारों को, जब तक आप ज़िंदा हैं, तब तक तो आप देते ही हैं। हुँ, आपके चले जाने के बाद भी वो आपके विचार बुक के फॉर्म में, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, राइटिंग के फॉर्म में हमेशा ही लोगों के पास रहता है, और लोग हमेशा ही उससे कुछ न कुछ सीखा करते हैं और अपने लाइफ में बदलाव लाते हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने विश्व मोहन जी। और मैं इसको बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी की एक शुरुआत किताबों के साथ हुई। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज जिनके शायद गुजरे हुए 50, 100, 150, 200 साल भी हो चुके हैं, लेकिन अपने किताब के माध्यम से उनके विचार, है ना? उनकी लाइफ अपने आप में जो एक मैसेज है, जैसा उन्होंने जिया, जिन सिद्धांतों को उन्होंने जिया, है ना? जिस मकसद के लिए वो जिए, और खुद के अंदर जो उन्होंने उस गहराई को जाना, जिसको हम लोग नो थाय सेल्फ भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो चीज़ें आज भी लोगों की लाइफ में बदलाव ला रही हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले सैकड़ों साल वो चीज़ बदलाव लेके आएँगी लोगों की लाइफ में, है ना? तो थोड़ा-सा सर मैं जानना बिल्कुल। चाहूँगा कि आपकी आपकी जो जर्नी है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो मतलब कुछ मेन माइलस्टोन बताएँ अपनी लाइफ के, जो लगता है कि हाँ रिलेवेंट है बताने के लिए, और जहाँ से कि ऑडियंस कनेक्ट कर पाएँ आपके साथ में कि विश्व मोहन जी कहाँ से शुरू किया उन्होंने अपनी जर्नी, कॉन्शियस जर्नी जो आपकी? राइट, राइट। ये बिल्कुल शुरुआत से बताऊँ हुँ, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे अंदर थी, यहाँ तक कि जो मैं समझ पा रहा हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर में वो चीज़ें होती है, अलग-अलग चीज़ें, हुँ, और वो व्यक्ति अपने आप को वो आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाता है, और कालांतर में जाकर के काफ़ी समय के बाद में जो इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर लेता है, हुँ, फिर वो उस चीज़ में फिर आगे बढ़ जाता है। हुँ, तो मुझे अच्छे से याद है, इसको मैं अगर लाइटर नोट में लूँ, तो मैं जब छोटा था तो बड़े बड़े अच्छी-अच्छी कहानियाँ लिखा करता था। मैं मिडल स्कूल की बात कर रहा हूँ। जी, मेरा एज रहा होगा उस समय, आई थिंक 9, 10 इयर्स, 11 इयर्स, 12 इयर्स, जब मैं 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, मतलब छोटे उम्र हुँ, में। और अच्छे से मुझे याद है जब मैं लिखता था, काफ़ी अच्छा लिखता था। मेरे फ्रेंड सर्कल में जो लोग थे, वो मेरे राइटिंग से काफ़ी खुश हुआ करते थे। और लाइटर नोट में अगर बताऊँ, हुँ। तो कुछ ऐसे मेरे फ्रेंड्स थे, जो मेरे से लव लेटर लिखवाया करते थे, कि यार तू लिख दे लव। और वो लेटर अपने फ्रेंड्स को दिया करते थे। जी। ये मैं लाइटर नोट पे बता रहा हूँ। जी, और जी, ये आई मेरे साथ अंडरस्टैंड सर, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। यस। और ये मेरे साथ हुआ है। मैंने बड़े और मैं बड़ा मतलब खुश होके लिखता था। और जो फ्रेंड्स थे अपने जो उनकी जर्नी थी शुरू हो जाती थी। हुँ, बट ये चीज़ें जो लिखने का था वो मेरे अंदर छुपा हुआ था। मुझे उस समय कभी ख़्याल नहीं आया कि ये जो मेरी राइटिंग है कभी जाकर के मैं इसको अपना प्रोफ़ेशन बनाऊँगा। ये उस समय बिल्कुल दूर-दूर तक ख़्याल नहीं था। हुँ, फिर जब मैं 10th स्टैंडर्ड में हुआ करता था, तो आस-पड़ोस के जो 7th क्लास के बच्चे थे, 6th क्लास के बच्चे थे, जो उनके पेरेंट्स थे वो मेरे पास आके छोड़ जाया करते थे, "ये तुम जाके इसको कुछ सिखा दो।" और मैं उसको सिखाता था। तो अब जैसे-जैसे सपोज़ करो मैं 12th में था, तो उस समय 11th के बच्चों को पढ़ाता था, और एज़ अ हॉबी था वो मेरा, कुछ बताना, कुछ सिखाना, ताकि वो बच्चे कुछ सीख कर के आगे बढ़ जाएँ। तो हुँ, ये जो टीचिंग का जो प्रोफ़ेशन था, वो उसी समय से था, लेकिन वहाँ भी मेरे माइंड में कभी नहीं था कि मैं इसे एज़ अ प्रोफ़ेशन यूज़ करूँगा। लेकिन मेरी फिर जर्नी आगे धीरे-धीरे बढ़ती गई, और एजुकेशनल जो भी मेरी क्वालिफ़िकेशन है, वो कंप्लीट करने के बाद जब मैं प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आया, फिर मैंने जॉब के लिए कुछ जॉब्स की प्रिपरेशन करी, 1-2 जगह सेलेक्ट भी हुआ। लेकिन जो जॉब का जो एनवायरनमेंट था, वो मुझे सूट नहीं किया, क्योंकि मेरी बचपन से ही आदत है, मैं किसी के अंडर आज तक मैंने काम किया नहीं। अंडर इन द सेंस कि मैं जस्ट एक डायरेक्शन नहीं ले पाता था कि कोई ये कहे और मैं करूँ, नहीं। हमेशा से ही मैंने अपना अलग एक रास्ता चूज़ किया। मैं जी, अपने तरीके से चीज़ को जीना चाहता था। तो जॉब कहीं कुछ बन नहीं पाई किसी भी फ़ील्ड में, ना गवर्नमेंट सेक्टर में, ना प्राइवेट सेक्टर में। फिर जो वही अंदर का जो मेरा एक जो क्वालिटी था टीचिंग, वो धीरे-धीरे डेवलप होने लगा, और मैं वो टीचिंग प्रोफ़ेशन में आ गया। बच्चों को पढ़ाना, फिर धीरे-धीरे फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होने लगा, क्योंकि नो डाउट टीचिंग प्रोफ़ेशन एक नोबल कॉज़ है, उससे मुझे इनकम भी आने लगी। और टीचिंग करते-करते ही धीरे-धीरे ट्रेनिंग फ़ील्ड की तरफ चला गया, और
पिछले 5-6 इयर्स पहले मैं ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने लगा। कई सारे मोटिवेशनल ट्रेनर्स को मैंने सुना यूट्यूब पे, लाइव सेशन पे जाकर के। वहां से फिर मेरे अंदर में वो जो पहले बचपन की जो चीजें छुपी हुई थी राइटिंग का, वो उभर करके सामने आया कि नहीं, तुम्हारा जो असली जगह है, यानी कि मेरा जो असली जगह है वो राइटिंग का है। फिर मैंने अपनी बुक लिखनी स्टार्ट की और वहां से मेरी असली जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने बुक लिखा, कंप्लीट किया। बुक लिखने में जो पेन होता है वो महसूस किया। हालांकि लोग समझते हैं कि बुक लिखना बहुत ही मुश्किल काम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप में हिम्मत है, लगन है, कंसिस्टेंसी है, तो आप आराम से बुक लिख लेते हो। बट एक राइट डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो बुक मैंने बड़ा जल्दी कंप्लीट कर लिया और लाइफ का टर्निंग पॉइंट बुक लिखने के बाद शुरू हुई। जब बुक मैंने खत्म कर लिया लिख करके, ऑब्वियस सी बात है कि दैट बुक मस्ट बी पब्लिश्ड, उसको मुझे पब्लिश करवानी थी। जी। और फिर मैंने जो स्ट्रगल का जर्नी होता है वो स्टार्ट किया। दैट इज अलग अलग पब्लिशर, अब मैं नाम किसी भी पब्लिशर का नहीं लूंगा, कई पब्लिशर के ऑफिस गया, उनसे मिला, पब्लिशिंग के जो टर्म्स कंडीशंस होते हैं उनसे पूछा, जाना। इतना ज्यादा स्ट्रगल महसूस हुआ कि पूछो मत। कुछ टाइम के लिए तो मुझे ये फील हुआ कि शायद ये मेरी बुक कभी पब्लिश नहीं हो पाएगी। फाइनेंशियल इश्यूज थे, पब्लिशर्स की डिमांड थी, उनके कंडीशंस थे, तो काफी दिक्कत हुई। फिर अचानक से मेरे माइंड में आइडिया आया कि जो चीज मैं महसूस कर पा रहा हूं, मेरा कंटेंट रेडी है और मैं अपने बुक को पब्लिश नहीं करवा पा रहा हूं, मेरे जैसे हजारों ऐसे ऑथर होंगे जिनका कंटेंट रेडी है या उनके माइंड में आइडिया है और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ से पब्लिश करे, कैसे पब्लिश करे। और कंटेंट रेडी होने के बाद अगर वो पब्लिशर के पास जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो उनको डिफिकल्टीज हो रही है। फिर मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जो डिफिकल्टीज मुझे हो रही है और जो बाकी लोगों को शायद हो रही होगी, उसका कोई सॉल्यूशन ढूंढा जाए। देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग। मैंने पब्लिशिंग की बारी की, आईएसबीएन क्या होता है, कंटेंट राइटिंग क्या होता है, बुक्स के अलग अलग फॉर्म्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के पब्लिशर्स होते हैं, किताबें और कितने। मेरी जो बुक थी वो नॉन फिक्शन थी, जो कि अभी राइट नाउ अमेजन पे अवेलेबल है। इसी तरह हाँ। से फिक्शन बुक भी होती है। तो बुक पब्लिशिंग से रिलेटेड कंप्लीट रिसर्च मैंने कर डाली और रिसर्च करने के बाद मैंने ये फाइंड आउट किया कि कोई मुश्किल काम नहीं होता है। एंड देन उन लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ताकि इन फ्यूचर उन्हें दिक्कत ना हो, आई हैव स्टार्टेड माय ओन पब्लिशिंग हाउस, वाइटल विश्वा पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ताकि उन्हें डिफिकल्टी ना हो। और फिर मैंने अपनी बुक भी अपने ही पब्लिशिंग हाउस से पब्लिश की और जर्नी वहां से स्टार्ट हुई, जो कि अब तक कंटिन्यू है। जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सर। और हमने एक बार पहले भी इस बारे में बात किया है, याद हो आपको, तो मैं दिल्ली ऑफिस आया था हमारे, है ना, तो हम लोग अच्छा, बैठे थे शायद वो नेताजी सुभाष पैलेस के आसपास, है ना। अच्छे अच्छे से याद है संदीप जी, अच्छे से याद है। तो वो मेरा आपके साथ एक पहला एक पर्सनल इंटरेक्शन था। उससे पहले भी लोग एक दो बार मिले थे, लेकिन इतना अलग से बात नहीं हो पाया था हमारा कि जो हम लोग अलग से कनेक्ट हुआ। हाँ, तो बिल्कुल। वहां से मुझे लगा कि आपने जो रियली में एक ग्राउंड का पेन होता है ना एक बंदे का, होता है क्या ना कि एक बड़ी ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल सी चीजें दिखती हैं आदमी को, ऑथर बनना तो आप इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए और ये चाहिए और ऐसा कुछ चाहिए, तो वैसे बहुत सी चीजें मैंने भी देखी है थोड़ी बहुत, है ना। तो लेकिन जो एक ग्राउंड रियलिटी होती है कि एक बंदा जो सच में अपनी कोई बात कहना चाह रहा है
और उसके पास उसके लेकर उसकी मतलब एक स्टोरी भी है, उसके पास एक कंटेंट भी है, जैसे आपने बोला, है ना? लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ों की वजह से वो पब्लिश नहीं कर पा रहा, है ना? करेक्ट, वो नॉलेज राइट, नहीं है या सही डायरेक्शन नहीं है, गाइडेंस नहीं है, या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी हो सकते हैं एक लेवल पे, मोर और लेस। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो आपने बताया कि ये सारी चीज़ें बहुत एक सही लेवल पे अवेलेबल की जा सकती हैं, और जो आपने पेन देखा, वो बाकी जो एस्पायरिंग ऑथर्स हैं, वो उनकी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इस लेवल पे, है ना? तो श्योर, ये श्योर। चीज़ ये चीज़ पर्सनली मुझे बहुत कनेक्ट हुई आपकी। तो मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपने बताया कि जो एस्पायरिंग ऑथर्स होते हैं हमारे, जिनके जिनके पास सच में कुछ होता है कि यस आई वांट टू शेयर विद द वर्ल्ड, है ना? तो जैसे एक फॉर्म स्पीकिंग का है आपका, आप बातचीत कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू या फेसबुक लाइव, और बहुत सारे मीडियम्स हैं। तो ऐसे ही राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है ना? और किताबों का अपना एक अलग मज़ा है ना? मेरे मेरे को अच्छा लगता है बैकग्राउंड में ना किताबें रखी हो ना, मैं आस-पास जहाँ बैठा हूँ, तो एक बड़ी अलग सी वाइब्स हुँ, हुँ। आती है कि हाँ, है ना? राइट, राइट। वेदास, उपनिषद सर ये सारे रखे हों, तो एक बड़ा लगता है कि हाँ यार, कुछ ज्ञान की चीज़ें हैं, और डेफ़िनेटली अगर आप उनको पढ़ेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, पढ़ना एक शुरुआत है ना? राइट, पढ़ना एक शुरुआत है, बट आप उसको जब जीना शुरू करेंगे, उस पे काम करेंगे, आप उस पे अभ्यास करेंगे, तो डेफ़िनेटली वो आपकी लाइफ़ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकती है ना? इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। तो मैं ये चाहूँगा वैष्णव मोहन जी, जो हमारे एस्पायरिंग ऑथर्स हैं, थोड़ा-सा उनके लिए कुछ 1, 2, 3 चीज़ें कुछ आप ऐसी बताएँ, जिससे कि वो अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ें थोड़ा-सा, है ना? और कहीं न कहीं वो आपके साथ भी जुड़े, बट 1-2 चीज़ें ऐसी हों जिससे कि वो अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकें, अगर उनके पास कुछ मैसेज है कुछ कहने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल संदीप जी, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम लोग पहली बार मिले थे, वैसे तो 2-3 बार पहले हम मिल चुके थे, लेकिन फर्स्ट टाइम फेस टू फेस और काफ़ी देर का हमारा इंटरेक्शन रहा था। जी, जब आप मेरे ऑफ़िस आए थे, नेताजी सुभाष प्लेस में, और काफ़ी देर तक हमने बात की थी, और वहीं से हमारा जो इनर कनेक्शन है वो डेवलप हुआ था। जी, और जो कि अब तक मेरे क्लोज़ सर्कल में, वन ऑफ द क्लोज़ सर्कल जो है मेरा, जो 8, 10, 15 लोगों का सर्कल है, उनमें से वन ऑफ द पर्सन इज़ यू, आप हैं, जिनके साथ कई बारी मैं बातें शेयर कर लेता हूँ, वो चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। जी, थैंक यू। अब हाँ, ठीक है, थैंक यू। और जहाँ तक अभी आपने इंस्पायरिंग ऑथर्स के लिए बोला कि कुछ ऐसे टिप्स, लिखने के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ पढ़ना। पढ़ना। अगर आप कुछ पढ़ना, राइट, राइट, रीडिंग। यस, 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 यस। हुँ, इफ यू वांट टू राइट समथिंग, हुँ, जस्ट स्टार्ट रीडिंग सिंस नाउ। अभी से ही पढ़ना शुरू करें। हुँ, जो लिखना चाहते हैं, उसके बारे में ही पढ़ना शुरू करें। हुँ, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो माइंड है, उसमें आइडियाज़ आएँगे, और उस आइडियाज़ को आप अपने तरीके से वर्ल्ड को, लोगों को दे पाएँगे। तो पहली रिक्वायरमेंट है पढ़ना। जी, और थोड़ा मैं रिलेट करूँ एंशिएंट टाइम से, तो हमारे यहाँ पढ़ने की, लिखने की जो परंपरा है, 100, 200, 400 साल पुरानी नहीं है, हज़ारों साल पुरानी है। हम सबको अच्छे से याद है नालंदा यूनिवर्सिटी, जहाँ पर पूरे विश्व के बच्चे आकर के वहाँ पढ़ा करते थे। और फिर हिस्ट्री में हम ये भी पढ़ते हैं कि वहाँ के लाइब्रेरी को जला दिया गया, हुँ, और जितनी भी बुक्स वहाँ रखी हुई थी, वहाँ सुनते हैं कई सालों तक आग लगती रही, आग जलती रही, और वो बुक सारी जल गई। लेकिन फिर भी वो नॉलेज बुक के फॉर्म में अभी भी अवेलेबल है। ये कैसे हुआ, ये थोड़ा-सा स्टोरी मैं बता दूँ आपको। नॉलेज शेयरिंग के 2 तरीके होते हैं। एक, जब हम रिटन फॉर्म में रखते हैं, और उस रिटन फॉर्म को हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाते हैं। और जो दूसरा फॉर्म होता है, वो होता है याद करके। और हज़ारों साल पुरानी हमारे देश की जो परंपरा रही है,
जो पुराने गुरु थे, वो अपने शिष्य को, अपने स्टूडेंट्स को बोल के सिखाते थे और सामने वाले की कंपल्सन होती थी उसे वर्ड टू वर्ड याद करे। और ऑब्वियस सी बात है कि सबकी अपनी उम्र होती है, 100 साल, 150 साल उस जमाने में हुआ करती थी। और डेथ के बाद जो उनकी नॉलेज थी उनके स्टूडेंट्स में आ जाती थी, क्योंकि उनके स्टूडेंट्स एज इट इज वो लर्न कर लेते थे। और फिर ये जो नॉलेज शेयरिंग का प्रोसेस है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चलता गया। तो इतनी बुक्स जलने के बाद भी, बर्बाद होने के बाद भी, इतने आक्रमण होने के बाद भी, जो हमारे इंडिया की जो नॉलेज है, ये अभी भी सुरक्षित है, क्योंकि लोगों ने अपने माइंड में उसको कैप्चर कर लिया और जब मौका मिला तो उस नॉलेज को उन्होंने पेन डाउन किया। और आज हमारे सामने वेदास है, उपनिषद है, और भी रामायण, महाभारत, पता नहीं कितनी बुक्स है, गीता। ये तो मैंने पुरानी बुक जो आ, है उसके बारे में बात की। इसके अलावा भी कई सारी बुक्स हैं जो कि हमारे सामने में है। तो अगर आपने कुछ लिखना है तो सबसे पहले उन चीजों को पढ़ना शुरू करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जिससे कि लोगों में आप बदलाव लाना चाहते हैं। ये एक मेरी सजेशन है एस्पायरिंग ऑथर्स की, चाहे वो एकेडमिक में लिखना चाहे, फिक्शन लिखना चाहे या नॉन फिक्शन लिखना चाहे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हम भी, क्योंकि जब ट्रेनिंग करते हैं ना, तो हम 4 चीजें शेयर करता हूँ मैं जनरली। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो हम बोलते हैं कि अगर आपको स्पीकर बनना है तो बिकम अ गुड लिसनर, है ना? अगर स्पीकर बनना है तो लिसनर बनिए पहले, और जैसे आपने भी बताया अगर राइटर बनना है तो रीडर बनिए पहले। ग्रेट, तो बिल्कुल सही। बिल्कुल ये टू साइड ऑफ द सेम कॉइन है। हम लोग स्पीकर बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला प्रीरिक्विजिट है आपको लिसनर बनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा जो उस बारे में लोग बात कर रहे हैं, है ना? क्या बात कर रहे हैं। सेम विद अगर आपको राइटर बनना है तो फिर आपको उसके बारे में रीड करना शुरू करना पड़ेगा। ग्रेट। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि जो रीडिंग शुरू कीजिए जहाँ पे आपका नेचुरल इंटरेस्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट। जहाँ पे आप नेचुरली, आपका जिस सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक में, जो भी आपको लगता है जिससे आपका नेचुरली आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है, जिसको आप आधा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आप इजिली पढ़ लेते हो एक कंफर्ट के साथ में, और आपको टाइम का पता नहीं चलता कि आपने इतने टाइम से बैठे हुए हैं उस चीज को पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक आपकी शुरुआत है, और आपको पता लगता है कि हाँ यार, दिस इज समथिंग टॉपिक जिसके अराउंड पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है ना? और जिससे मुझे अलग अलग थॉट्स पढ़ने में बहुत बिल्कुल अच्छा लगता है। और वही कहीं ना कहीं आगे चल के फिर आपके टॉपिक का या आपके सब्जेक्ट का रूप ले लेते हैं, है ना? क्योंकि जब आप बिल्कुल उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स को पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को समझते हैं, तो उसके बाद फिर एक और नया पर्सपेक्टिव डेवलप होता है ना? जो शायद फिर उस बिल्कुल। आपकी यूनिकनेस बन जाती है एक तरीके से, यूएसपी जैसे बोलते हैं ना। तो इतने सारे अगर हम लोग एक मान ले एग्जांपल के तौर पे कि आपने 5-10 लोगों को पढ़ा सेम टॉपिक पे, तो एक आपके अंदर एक डिफरेंट तरह की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, जो कि एक बहुत बिल्कुल। नेचुरल चीज है ना? हम्म, और ये बहुत कमाल की चीज है। और इसी अंडरस्टैंडिंग वर्ड से ना मुझे याद आया, क्योंकि मैं पिछले कुछ समय में ना किताबों के बहुत एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैं ऐसे पूछा था अपने किसी फ्रेंड्स, क्लासेस ले रहा था मैं उसमें, मैंने कहा कि आपको क्या लगता है कि अभी कितनी सारी बुक्स पब्लिशिंग फॉर्म्स में अवेलेबल होंगी धरती पे? जस्ट एन आइडिया, अमेज़न से ही आइडिया ले लेते हैं। तो मैं आपसे रिकन्फर्म कर लेता हूँ, शायद आपको वो एक बेटर आइडिया होगा, क्योंकि मैंने सर्च नहीं किया, बट कितना लगता है आपको कि कितनी सारी बुक्स अवेलेबल होंगी? या नहीं, ये क्वेश्चन जरा क्लियर कर, अभी राइट नाउ अवेलेबल है या कि होंगे? नहीं, अवेलेबल है अभी फिजिकली, जो मतलब कहीं ना कहीं चाहे एक ही कॉपी हो उसकी, चाहे हजारों कॉपी हो, डजंट मैटर, बट एक बुक की form। राइट, उसका उसका क्वेश्चन को और थोड़ा सा आइडेंटिफाई हम करें, जरा और हम्म, माइन्यूट लेवल पे जाएं, तो हम्म। एक होता है सिंगल टाइटल, और उस टाइटल के कई सारे कॉपीज होते हैं, बट उसको हम सिंगल टाइटल कंसीडर सिंगल टाइटल करेंगे। वन, सिंगल टाइटल। राइट, यस। सिंगल टाइटल, ठीक है। कोई कॉपी तो एक टाइटल को आप 1000 lakhs 10 हाँ lakhs हाँ, जितना मर्जी बिल्कुल। उसको प्रिंट करवा लो,
बट टाइटल इज टाइटल इज सिंगल। तो एक सिंगल टाइटल की कितना आइडिया होगा सर वैसे? ये एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता एग्जैक्टली, जस्ट एन आइडिया उसका। जैसे कुछ रख हाँ, दिया। मैं उसका रीजन ही बता देता हूँ। अगर मोटा मोटा अंदाजा लगाया जाए तो बिलियंस में होगी। रीजन बताता हूँ उसका। बुक्स के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, एकेडमिक, फिक्शन, नॉन फिक्शन। हालांकि एकेडमिक को हम नॉन फिक्शन में ही डालते हैं। अब पूरे वर्ल्ड वाइड जो बच्चे पढ़ते हैं वो सारे एकेडमिक बुक्स में आता है। हर स्टेट का सिलेबस अलग है, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। हर स्टेट का सिलेबस अलग है। हर स्कूल में हजारों बच्चे हैं, हर स्टेट में लाखों बच्चे हैं, अगर कंट्री में काउंट करेंगे तो करोड़ों बच्चे हैं। और ये सारे बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं और एक एक सब्जेक्ट के मोर देन 100 राइटर्स हैं, मोर देन 100 बता रहा हूं मैं। इवन सब्जेक्ट्स को भी अगर हम माइन्यूट लेवल पे जाएंगे तो एक एक टॉपिक के मोर देन 100 ऑथर्स हैं। ये तो मैंने एकेडमिक की बात की। दूसरा, जो नॉन फिक्शन फिक्शन स्टोरीज की बात करते हैं हम, जो फिक्शन नॉर्मली जो होती है, मिलियंस ऑफ बुक्स आर देयर, मिलियंस ऑफ टाइटल्स आर देयर। उनमें से एक फॉर्म है आईएसबीएन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बुक नंबर। तो आईएसबीएन के थ्रू तो एग्जैक्ट नंबर हम पता कर सकते हैं कि कितने बुक्स अब तक अवेलेबल है, और वो भी करोड़ों में है। बट जितने बुक्स आईएसबीएन नंबर पे अलॉटेड है उससे कई गुना ज्यादा बुक्स विदाउट आईएसबीएन नंबर भी अवेलेबल है। तो है ना मैजिक? हाँ बिल्कुल करोड़ों टाइटल है, करोड़ों। और हम क्या, मैं क्या, कोई भी नहीं बता सकता है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइटल कितने हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि करोड़ों। दूसरी मुझे एक बात आपसे सुनते सुनते समझ में आई, क्योंकि आजकल एक डिजिटल टाइम चल रहा है, तो हो सकता है कोई टाइटल की फिजिकल कॉपी ना हो बट डिजिटल कॉपी अवेलेबल हो किसी बुक की। 100%, दिस इज आल्सो 100%। है ना? इवन इवन अभी अभी नया जो ट्रेंड चला है वो ये चला है कि लोग कुछ भी लिख करके और उसको पब्लिश कर देते हैं किंडल पे, और वो डिजिटल के फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। तो अगर इसको भी काउंट कर ले और नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन मैं जो यहाँ पे कहना चाह रहा था वो सवाल कुछ डिफरेंट था। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि एकदम से माइंड में क्लिक हो गया वो, कि मैंने एक सवाल किया ऐसी हवा में कि सपोज करो, जबकि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, कि मान लेते हैं कि छोटा नंबर ले लेता हूँ, ज्यादा नहीं, 5 करोड़ ले लेता हूँ, सिर्फ ज्यादा बड़ा नंबर के 5 करोड़ बुक्स अवेलेबल है टाइटल के हिसाब से। और मैंने कहा आप यहाँ पे सारे लोग बैठे हो और किसी बंदे को बाय चांस ऐसी कोई शक्ति मिल जाए कि उसको वो 5 करोड़ बुकें सारी की सारी उसको पढ़ ले और उसके दिमाग में बैठ जाए, तो क्या होगा? तो बड़े इंटरेस्टिंग जवाब आते हैं बच्चों के, सर पागल हो जाएगा आदमी और ये हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है सर, ये और ऐसा। तो मैं उनको बोलता हूँ अरे थोड़ा सोचो तो सही, मुझे पता है टेक्निकली पॉसिबल नहीं है बट सोचो तो क्या होगा। मतलब उस बंदे में क्या बढ़ जाएगा ऐसा, मतलब अगर कोई बंदा 1 करोड़ किताबें पढ़ लेता है तो उसके माइंड में क्या बढ़ जाएगा। तो मैं उनको एक छोटा सा जवाब देता हूँ, मैंने सुना था किसी को बहुत अच्छे से बोलते हुए कि किताबें से फंडामेंटली क्या होगा, किसी भी चीज को सीखने से क्या होता है, आपकी समझ बढ़ती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है चीजों को लेकर। इंसान जब भी किसी किताब को पढ़ता है, जब भी किसी नई मूवीज को देखता है, जब भी किसी नए लेक्चर को सुनता है, या नेचुरली भी जो वो देखता पढ़ता सुनता है, उससे उसकी समझ डेवलप होती है धीरे धीरे, अपने बारे में भी, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में भी, या फिर किसी टॉपिक के बारे में, है ना। तो और यही समझ होती है इंसान को, जब कहते हैं कि समझदार हो गया अब ये, है ना, जब उसी समझ को जीवन में लेके आते हैं तो फिर समझदारी दिखाई देती है कि हाँ भैया इस बंदे में समझदारी है कुछ, है ना, इस बंदे ने कुछ जीवन में हमारे लोकल भाषा में बोलते हैं कि ये पढ़ा हुआ तो है ही,
अब ये कढ़ा हुआ भी है, पढ़ना और कढ़ना, राइट। पढ़ना इज जस्ट थियोरेटिकली नॉलेज, करना ही जब आपने प्रैक्टिकली जीना शुरू कर दिया आपने उससे, ठीक है। है ना? तो पढ़ा हाँ, हुआ और कढ़ा हुआ हमारे यहाँ बोलते हैं हरियाणा में थोड़ा-सा, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, तो मेरी माताश्री इस तरह के शब्दों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी। हम्म, कि लाइफ में जिया है उस चीज़ को ना, वो समझ दिखाई देती है कि इस बंदे की लाइफ में समझ है यार, उसको बातों से, उसके व्यवहार से, उसके कार्यों से, उसके विचारों से वो समझ दिखाई देती है इंसान की कि हाँ यार बिल्कुल, समझदार बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। तो जस्ट ऐसे ही थॉट आ गया, आपने बुक का नाम लिया ना किताबों का, तो समझदारी वाली बात आ गई। मैंने कहा अच्छा, चलो कहते हैं। संदीप जी, अब इस पे यहाँ पे मैं थोड़ा-सा इंटरप्ट करना चाहूँगा। जी, अभी जैसे आपने बोला कि मैंने कई लोगों से पूछा, बच्चों से पूछा कि एक शक्ति आ जाए कि 5 करोड़ बुक्स या इतने बुक्स उसके दिमाग में आइडियाज़ आ जाएँ, जी, राइट? तो क्या होगा? तो बच्चों ने ब जब अलग-अलग तरीके का जवाब दिया या लोग अलग-अलग तरह के तरीके का जवाब देंगे। जी। लेकिन ये जो आपने बोला ना कि लोगों में समझदारी आ जाएगी, दिस इज़ द राइट आंसर। हुँ। अब इसको थोड़ा-सा रिलेट करता हूँ और एक स्टोरी सुनाता हूँ, अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग चलिए। स्टोरी है। और ये बोलिए। स्टोरी मेरी नहीं है, मेरे पिताजी सुनाया करते थे और मैंने ये स्टोरी पढ़ी भी है और मैं क्या, बहुत सारे लोग ये स्टोरी जानते भी हैं। हम सब कालिदास के बारे में अच्छे से जानते हैं। जी, कालिदास का नाम कालिदास इसलिए पड़ा क्योंकि वो काली के उपासक थे। काली माँ दुर्गा की एक रूप है। तो ये कहा जाता था, अब पूरी स्टोरी अगर मैं सुनाने बैठूँगा तो कम से कम घंटा लग जाएगा उसको सुनाने में। इन शॉर्ट बता देता हूँ मैं। स्टार्टिंग के लाइफ में कालिदास जी अव्वल दर्जे जिसको कहते हैं ना, अव्वल दर्जे के मूर्ख थे। जो स्टोरी में लिखा गया है, मुझे नहीं पता क्या थे वो, बट स्टोरी में ये बताया गया है। तो किसी पंडित ने सोचा कि इनकी शादी करवा दी जाए। कुछ हुँ, ऐसी स्टोरी थी, पुरानी स्टोरी और डिटेल में बताऊँगा तो टाइम लगेगा। तो हुँ, उनकी शादी हो गई। शादी के बाद क्या हुआ, शादी के बाद स्टोरी जब थोड़ी-सी आगे बढ़ती है, तो उनको अपने पत्नी से बड़ा प्यार था। तो एक रोज़ की बात है, रात को तेज़ बारिश हो रही थी और वो अपने पत्नी से मिलने अपने ससुराल पहुँच गए। रात को तेज़ बारिश हो रही थी। पूरा चारों तरफ अंधेरा था, बट इनको मिलना था। तो पीछे से एक स्नेक, लंबा सा जो अजगर होता है, वो नीचे लटका हुआ था। रात के अंधेरे में उनको ये नहीं समझ में आया कि ये स्नेक है, अजगर है। ये उसका पूँछ पकड़े और घसीटते हुए ऊपर चढ़ गए और सीधा अपने पत्नी के कमरे में चले गए। फिर पत्नी ने दिया जलाया, देखा मेरे हस्बैंड हैं, तो पत्नी ने उनको लताड़ लगाई कि आपको ये नहीं पता कि ये स्नेक है, काट सकता था और आपको मुझसे इतना प्यार है, इसका एक अंश भर ईश्वर से कर लेते, तो आपका जीवन तर जाता। हुँ, ये बात कालिदास जी को अंदर तक चली गई। हुँ, फिर वो वहाँ से निकले और काली की उपासना शुरू कर दी उन्होंने। जो स्टोरी कहती है, वो ये कहती है कि काली माँ प्रसन्न हुई और प्रसन्न होने के बाद बोली कि वत्स, माँगो क्या माँगते हो? हुँ, तो कालिदास जी ने बोला कि मेरी पत्नी विदुषी है, उनको कई भाषाओं का गहरा ज्ञान है, मुझे ज्ञान चाहिए। तो काली माँ ने कहा कि जाओ, आज के रात जितने पुस्तक को तुम हाथ लगाओगे, उसकी नॉलेज तुम्हारे पास आ जाएगी। अब रिलेट करो उस चीज़ से, जो अभी आप क्वेश्चन पूछते हो बच्चों से। जी, तो कालिदास जी गए किसी आश्रम में, वहाँ पुस्तकालय, उस ज़माने में पुस्तकालय भी हुआ करती थी। तो बुक्स पे उन्होंने हाथ लगाना शुरू किया और जितना लगा पाए लगाया और अगले दिन अब वो कालिदास मूर्ख नहीं रहे। अगले दिन से कालिदास बन गए और आज के टाइम में उनकी लिखी हुई 1-2 नहीं, कई बुक्स हम पढ़ते हैं
और उनके बुक्स पे लोग पीएचडी करते हैं, और जैसी बुक उन्होंने लिखी है आज के टाइम में न कोई लिख पाया है, और मुझे नहीं लगता कि आगे भी कोई लिख पाएगा। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है कि लोग जब पढ़ते हैं, सारी किताबों की नॉलेज हो जाए तो क्या हो जाए, ऑब्वियस सी बात है, वो कालिदास बन जाएगा, विद्वान हो जाएगा। चलिए सर, ये वाली स्टोरी मुझे हाफ तक तो आती थी, हाफ के बाद वाली नहीं पता थी वैसे। हाफ तक तो सुनी है। हाँ। किताबों को हाथ लगा अच्छा, के और इसमें हाँ, ये और इसमें एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। मैंने कहीं लिखा हुआ पढ़ा था, और ये पढ़ के मुझे बड़ा दुख हुआ था। वो सेंटेंस ये लिखा हुआ था कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, और ये सेंटेंस पढ़ के मुझे दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? नो डाउट शेक्सपियर इज द बेस्ट राइटर, बट शेक्सपियर साहब पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले उन्होंने कई ग्रंथों की रचना कर दी थी। तो शेक्सपियर शुड बी कंसिडर्ड एज कालिदास ऑफ गॉड, वर्ल्ड ऑफ कालिदास। मतलब शेक्सपियर जी को हम कालिदास के नाम से जानना ज्यादा अच्छा हमें लगेगा, ना कि कालिदास को शेक्सपियर के नाम से। ठीक बात है, क्योंकि आप समय के हिसाब से भी जैसे बता रहे हो आप, है ना? हाँ, ये इतने ग्रंथ लिख चुके हैं वो, और ये तो अभी उनके कई जनरेशन के बाद ये पैदा लिए। जी, राइट। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी, है ना? और हम चाहे स्टोरी सच है नहीं है ये बात की बात है, लेकिन इस स्टोरी में सीखने के लिए कितना कुछ है वो हम देख सकते हैं, है ना? कि अगर हम जितना प्यार हम किसी व्यक्ति से करते हैं या किसी वस्तु से करते हैं, अगर इतना प्यार हम उस अल्लाह से करें या उस गॉड से करें, राइट। या उसमें अगर अपनी शिद्दत को लगाएं 1% भी, तो मुझे लगता है कि काफी नई संभावनाएं खुल जाती हैं हमारे जीवन में, है ना? तो और दूसरी नॉलेज गैदरिंग की। जी। और बाकी जो आपने नॉलेज शेयर करने वाली टेक्निक बोली, इसको मैं वैसे टेक्निकल भाषा में बोलता हूँ केटी, नॉलेज ट्रांसफर। तो जैसे हम लोग आजकल ट्रांसफर करते हैं ना, फाइल ट्रांसफर करते हैं, है ना, वायरलेसली ट्रांसफर करते हैं, तो मे बी आई डोंट नो, हो सकता है कि आने वाले समय में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए जिससे कि आप बुक्स को अपने माइंड में डायरेक्टली डाउनलोड कर पाए, माइट पॉसिबल है ना? संभावना का पता नहीं है सर जीवन में, कुछ तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। समय का बात है कि कितने समय में कब पॉसिबल होगा, बट वो चीज है ना, अभी फिलहाल नहीं है, कब होगा पॉसिबल, दैट्स नॉट, बट यस पॉसिबिलिटी इज देयर। पॉसिबल। हम किसी चीज को डिनाई तो कर ही नहीं सकते कि यह असंभव है। असंभव दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। जैसे हम आप बात कर रहे हैं, राइट, आप भी लाइव है, मैं भी लाइव हूं, शायद ये आपने फेसबुक पे शेयर भी किया है, कई सारे लोग देख भी रहे होंगे। आज से 30-40 साल पहले क्या हम इमेजिन कर सकते थे इन चीजों को? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। जी। थैंक यू विश्व मोहन जी फॉर शेयरिंग योर थॉट्स ऑन पब्लिशिंग एंड योर जर्नी सर। और मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कोई एक लेखक भी होता है, जैसे हम लोग होता है कि एक बंदे के अंदर एक स्पीकर भी हो सकता है, तो एक बंदे के अंदर एक लेखक भी होता है ना? बात है कि उसको एक सही डायरेक्शन मिले, है ना, और वो उस अपनी प्रतिभा पे काम करे, है ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट भी है, तो अगर आपने उस पर काम नहीं किया, है ना, तो वो चीज व्यर्थ चली जाती है आपके जीवन में। तो ये संभावना है, और जो लोग एस्पायरिंग ऑथर्स हैं वो डेफिनेटली विश्व मोहन जी के साथ कुछ इंटरेक्शन कर सकते हैं। ये कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं एस्पायरिंग ऑथर्स के लिए, है ना, और कुछ मल्टीपल ऑथर्स को लेकर भी आप कोई ना कोई प्रोजेक्ट करते रहते हैं जहाँ पे कि आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, है ना? सो थैंक यू सो मच विश्व मोहन जी फॉर बीइंग टुडे विद अस, है ना? अच्छा लगा सर, आपसे काफी समय बाद बात हुई है इस तरीके से, है ना? लॉकडाउन में तो हम लोग कभी बात हो ही नहीं पाई हमारी। राइट। जी, थैंक यू सो मच फर्स्ट, और wish you all the best for your And journey sir. thanks a lot for sure and thanks a lot for giving the opportunity. इसी बहाने हम मिल भी लिए और हमने बात भी कर लिया। जी सर, जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, थैंक्स a lot.
थैंक यू।